what is infertility? Infertility, by the convention definition, you say when a couple is unable to conceive after 1 year of living together and having unprotected sexual intercourse. लेकिन इसमें बहुत सारे caveats हैं. For example, we know कि आजकल जो couples हैं, they are getting married in late 30s. So 1 year by definition of saying infertility will not apply to that. I would rather put it in a way, subfertility यानी inability to conceive after substantial amount of trying. For example, if you are more than 35 years, then maybe 6 months of trying, maybe with the help of ovulation kits or with the help of menstrual calendar. या फिर if you are less than 35 years of age and you have spent enough time together, you can take it up to an year. जो इनफर्टिलिटी है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है आजकल? अब anatomical causes यानी कोई ऑर्गन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है या कुछ खराबी आ गई है. इन फीमेल्स फर्टिलिटी के लिए वी ऑल नो कि यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड एग प्रोडक्शन जो रेगुलर होना चाहिए, हर मंथ होना चाहिए. ये इन चीज़ों में कोई डैमेज है, अगर किन पेशेंट्स में ये डैमेज हो सकता है? जिनमें पहले कोई पेल्विक सर्जरी हो रखी हो, जिनमें कभी ट्यूबरकुलोसिस हो रखा हो. These are the things which cause damage to the structure. Similarly, males में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है, that is the testes, या फिर स्पर्म का ट्रांसपोर्ट हो रहा है which include the tubules, और स्पर्म को बाहर इजैक्यूलेट करने के लिए जो मैकेनिज्म है, the contractions of the penile muscles, that is defective due to some बचपन का ट्रॉमा, कोई हर्निया अगर हो रखा है, या फिर एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन होता है जिसे मम्प्स कहते हैं, जो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है या फिर प्रोडक्शन बंद कर देता है, या फिर जेनेटिक कॉजेज होते हैं जिसमें फैमिली दर फैमिली ये जीन ट्रांसमिट होता है जिसमें प्रोडक्शन ही नहीं होती है स्पर्म्स की टेस्टिकल्स के अंदर. सो दीज आर द एनाटॉमिक कॉजेज, और ये कारण सरप्राइजिंगली सेम है. बट what is increasing and what are the causes जो infertility इतनी common हो रही है? That is functional causes. And now what is the functional cause? सबसे पहले तो माइंड से अगर शुरू करें, स्ट्रेस, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया यानी प्रोलैक्टिन का ज्यादा हो जाना, इवन जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है जो एक कारण होता है इर्रेगुलर पीरियड्स का, या कहीं ना कहीं हमारे फर्टिलिटी सिस्टम में वो डैमेजिंग इफेक्ट्स देते हैं, वो भी स्ट्रेस से रिलेटेड है. हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस अगेन लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं. स्मोकिंग कॉजेज डायरेक्ट डैमेज टू द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म, यानी वो अंदर डीएनए डैमेज करता है. इनएडिक्वेट स्लीप जिससे हमारी सर्कैडियन साइकिल, मेलेटोनिन, सीरोटोनिन, डोपामीन प्रोडक्शन जो हमारे पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है और स्टीरॉइडोजेनेसिस को भी इफेक्ट करता है. ओबेसिटी क्या करती है, हम किस लिए होती है? क्योंकि हम इनएप्रोप्रिएट खा रहे हैं, या तो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर हम ऐसा फूड खा रहे हैं, जंक फूड विच इज रिच इन दोज काइंड्स ऑफ फैट्स जो हमारी बॉडी में जाके हाई रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब जो रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको स्कैवेंज करने का, उसको खत्म करने का सिस्टम तो लिमिटेड है हमारी बॉडी में, और धीरे धीरे वो खत्म भी होता जा रहा है. तो इस कारण ओबेसिटी also leads to damage to the quality of not only our gametes, यानी स्पर्म और एग ही नहीं, इनफैक्ट लिवर. ओबेसिटी कॉजेज मल्टीपल लेवल्स प्रॉब्लम्स. लिवर में हमारी डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को कम करते हैं, लिवर से ही हमारा ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म रिलेटेड है, उसकी क्षमता को कम करते हैं. तो दीज आर द लाइफस्टाइल फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से इवन जो बीमारी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी है या एंडोमेट्रियोसिस है, वो भी फ्लेयर अप हो जा रही है, वो भी इनफर्टिलिटी के कॉजेज में प्रमुख तरीके से आ जा रही है. जो कपल्स हैं जो अभी न्यूली मैरिड शादी होने जा रहे हैं या जिनकी अभी शादी हुई है, वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें कि वो इनफर्टिलिटी को अवॉइड कर सकें अपनी मैरिज लाइफ? देयर आर पॉइंटर्स टुवर्ड्स सब फर्टिलिटी. अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं, अगर आपको थायराइड की कोई दवाई चल रही है या थायराइड के सिम्टम्स हैं विच इंक्लूड बाल झड़ना,
अनीमिया, इरेगुलर पीरियड्स अगेन, ड्राई रफ स्किन, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, एबनॉर्मल ब्रेस्ट डिस्चार्ज, निपल डिस्चार्ज है ड्यूरिंग सेक्स और आफ्टर सेक्स, दैट इज अगेन अ पॉइंटर कि आपके अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, या फिर सीमेन की वॉल्यूम बहुत कम होना. दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड go and consult a doctor. There are couples जिनमें इतना स्ट्रेस है, premature ejaculation, this is very common, और an ejaculation और retrograde ejaculation जिसमें सीमेन जो है बॉडी से बाहर नहीं आ पाता है, that becomes inside only, it goes towards bladder or something. These are very common problems. बहुत तेज़ गुप्तांग में जलन होना ड्यूरिंग सेक्स या ब्लीडिंग होना, these are again the पॉइंटर्स कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन है, और अगर वो लॉन्ग टर्म में आपको रहता है तो फिर वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम ऑफ सब फर्टिलिटी कॉज कर सकता है. ट्रीटमेंट प्लान और ट्रीटमेंट, हम लोगों ने कपल को देखा, कुछ टेस्ट जो सभी कपल्स में अनिवार्य होते हैं टू नो द बेसिक्स, कि उनकी लाइफ में बेसिक्स कैसे चल रहे हैं. जो गर्ल है वो नेचुरल साइकिल में मैं एक अल्ट्रासाउंड करना चाहूँगी मिड साइकिल, ये देखने के लिए कि वो एग प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है, उसमें यूट्रस का क्या स्टेटस है, एक बेसिक सीमन एनालिसिस जिसमें हमें ये पता चले कि सीमन मोटिलिटी या सीमन पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल नंबर तो कम नहीं है. आफ्टर दीज बेसिक टेस्ट्स अगर कोई हमें प्रॉब्लम समझ में आ रही है, ट्यूब टेस्ट इज अनदर वन बेसिक टेस्ट. After these few basic tests and also the general health checkup of both the partners, the thyroid, again the blood group, again the thalassemia screening, which is also a blood test, the urine routine examination. These are the basic tests, and if at all everything is normal, then why? What is the cause of it? One is called expectant management, yani reassuring. Second is called IUI, in utero insemination, yani, and third is IVF, in vitro fertilization. But all that matters is how you are taking the approach of step by step climbing up the ladder, how you are preparing the couple to go for the treatment. कितनी इम्पोर्टेंट रखती है इनफर्टिलिटी वाले कपल्स के लिए काउंसलिंग? So one couple, very recently I had one couple, very loving couple, but the family environment was such that there were people who were demanding more attention, and the girl, she was so stressed that her whole ovulatory cycle जो बिल्कुल पहले नॉर्मल थी वो डिसअरे हो चुकी थी. We just helped by counselings, by marriage counselors, few breathing exercises जिनसे उनका stress level कम हुआ. We worked on their diet and the girl resumed her ovulatory cycle, and within 3 months the couple got pregnant. So it is very important to understand a couple physically, mentally, emotionally, behaviorally, socially and financially. Then only by working on all the aspects that we are able to show them a path of the treatment plan. टेस्ट थोड़े और आप डिटेल में मुझे बताइए. So टेस्ट्स में बेसिक एक अल्ट्रासाउंड फीमेल का, जिसमें हम एनाटमी देखते हैं, जिसमें हम सर्विक्स, यूट्रस एंड द ओवरीज का स्टेटस देखते हैं. ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरी तो नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोमा तो नहीं बैठा है, यूट्रस की पोजीशन रेट्रोवर्टेड, रेट्रोफ्लेक्स्ड फिक्स तो नहीं है जो मुझे इंडिकेट करेगा कि ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, कोई ग्रॉस बीमारी तो हम नहीं देख रहे हैं पेल्विस में. सेकंड जो टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फीमेल्स का, वो हम करते हैं ट्यूब टेस्ट. जो ट्यूब्स होती हैं उसके थ्रू हम कोई भी लिक्विड डाल के अगर फोटोग्राफ लेंगे तो उसको हम ट्यूब टेस्ट कहते हैं. दिस टेस्ट मे नॉट बी नेसेसरी कि हम फर्स्ट गो में कराएं, क्योंकि अगर सारी पेल्विस एनाटमी ऑन अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है पेल्विक सर्जरी की, ट्यूबरकुलोसिस की, तो फिर हम अज्यूम करके चलते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स भी नॉर्मल होंगी. जो ये ट्यूब्स का टेस्ट है, इट इज़ पेनफुल, it is interventional, it can be done through many methods,
One of the most commonly method that I use in my clinic is through sonosalpingogram. हम लोग पूरे aseptic precautions में after giving the painkiller we inject around 10 ml of fluid through the cervix and ultrasound की मदद से हम ये देखते हैं कि fluid जो है वो ovarian fossa के पास आ रहा है कि नहीं. So this requires 10 minutes but this requires 2-3 hours of rest after the procedure. Similarly males के लिए most important test जो देखना चाहिए before suggesting any treatment plan is semen analysis. Semen analysis में जो parameters होते हैं वो होते हैं sperm number, sperm motility and sperm morphology. जी एक बात बताइए, क्या हर इनफर्टिलिटी पेशेंट को हम IVF ही करवाने के लिए बोलते हैं? Not at all. Why? That's what I said. A detailed look into the couple's history, doing the basic investigations might reveal कि क्या प्रॉब्लम है, but 60% of the cases are unexplained. इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म भी ठीक है, the girl is having no problem, the ultrasound is normal, even the tube test is normal, and this is because somewhere the quality, that is the genetic material of the egg and the sperm is compromised. या तो advanced age है या लाइफस्टाइल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस मोस्ट कॉमनली है, जिसके ऊपर काम करके हम बहुत छोटी छोटी मैनेजमेंट्स, छोटे छोटे लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, डाइटरी एडवाइस, meditation, yoga, some pranayams, we can decrease the stress, we can improve the lifestyle and prepare the couple to be a parent who is restful, relaxed, is having priorities in context. That is the counseling, that is the preparation of the patient. And yes, अगर कोई ट्यूब ब्लॉक निकलती है, स्पर्म पैरामीटर्स एबनॉर्मल हैं या रेगुलर ओव्यूलेशन नहीं है, तो हम या पॉलीसिस्टिक ओवरी है, एंडोमेट्रियोसिस है, उसमें हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं. IUI आप किन पेशेंट्स को ज़्यादा सजेस्ट करते हैं? IUI उन केसेस में बेटर होता है जिसमें एबनॉर्मल सीमेन पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि इससे स्पर्म के नंबर कंसंट्रेट हो जाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी एनहांस हो जाती है और स्पर्म की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. सेकंड केसेस जिनमें IUI फ़ायदेमंद बताया गया है उसमें आते हैं एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट. बट येस, एंडोमेट्रियोसिस इज ऑल्सो अ कंडीशन वेयर वी कैन suggest IUI as a treatment plan for the patient. IUI means in utero insemination. इसका मतलब है कि हम स्पर्म इजैक्यूलेट को, स्पर्म को प्यूरिफाई करके, वॉश करके, कॉन्सेंट्रेट करके at the time of ovulation we place it close to the tube. इसमें 3 फैक्टर्स हम इंटरकॉर्स के मुकाबले बेटर करते हैं. नंबर 1 कि हम डेड स्पर्म्स को निकाल देते हैं. नंबर 2 हम टाइमिंग एकदम करेक्ट कर देते हैं ऑफ प्लेसिंग द सीमेन इन द fallopian tube at the time of rupture. And number 3 we put it closer to the tube and inherently अगर cervix के पास म्यूकस में अगर स्पर्म डैमेज हो जाता है तो उस फैक्टर को हम निगेट कर देते हैं. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक. इट इज़ डन आउट पेशेंट में ही. IUI का सक्सेस रेट हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर 100 कपल एक महीने में साथ रहते हैं जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो हम नेचुरली 4 कपल्स को प्रेग्नेंट होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं. दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल फीकेंडिटी. जब हम IUI करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ कंबाइन करें. ओव्यूलेशन इंडक्शन का सीधा मतलब है कि हम एक एग की जगह 2 या 3 एग अगर बना पाएँ, मैच्योर कर पाएँ थ्रू टैबलेट्स या इंजेक्शंस और बोथ, देन वी आर इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ कंसेप्शन फ्रॉम 4% टू मैक्सिमम अराउंड 25%. यानी अगर हम 100 कपल्स को एक महीने में ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड IUI करें तो 4 की जगह हम 25 कपल्स को प्रेग्नेंट होने की आशा रख सकते हैं.
तो जब भी हम ट्रीटमेंट प्लान में IUI की बात करते हैं तो IUI सिंगल टाइम इज जस्ट गिविंग अस अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 to 25% कि हम कम से कम 3 साइकिल ऑफ IUI ट्राई करें। IUI से पहले अगेन प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट कि बेसलाइन अल्ट्रासाउंड में कोई सिस्ट ना हो, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, थायराइड करेक्टेड हो, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस्ड हो, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की सपोर्ट हम ले सकते हैं। स्पर्म को इम्प्रोवाइज करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स 2 या 3 महीने पहले दे सकते हैं। दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द चांसेस ऑफ IUI, successful IUI conception. Even during the preparation of the sperms, जब that is a technical aspect, sperm को किस टेम्परेचर पे रखा जाता है, कितनी बार उसको वॉश करके, सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड किस पे हम वॉश कर रहे हैं, कितने इंटरवल ऑफ प्रेपरेशन और IUI में कितना इंटरवल है, even those are those technical things that we have to keep in mind while doing IUI. IUI की टेक्निक जब हम एक्चुअली सीमेन फीमेल में डाल रहे हैं तो वी शुड नॉट बी डैमेजिंग द एंडोमेट्रियम। द गायनेकोलॉजिस्ट शुड लुक, इट शुड बी डन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। द गायनेकोलॉजिस्ट शुड पुट द कैथेटर कंटेनिंग द सीमेन जो है वो अप्रोप्रिएटली पुट करें। ब्लैडर फिलिंग कितनी होनी चाहिए, ब्लैडर बिल्कुल एम्प्टी किसी केस में हमें चाहिए होता है, किसी में पार्शली फुल चाहिए होता है। दीज आर द टेक्निकल डिटेल्स। IUI के मेडिसिन जो होते हैं वो क्या साइड इफ़ेक्ट करते हैं, और IUI होने के बाद पेशेंट को कितना बेड रेस्ट का नीड रहता है? कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट हैवीनेस, या जिनको माइग्रेन्स की शिकायत है शायद वो एग्जैजरबेट हो जाएं। थोड़ी सी ब्लोटिंग, थोड़ी सी पेल्विक डिस्कम्फर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम इट देर आर नो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स। आप इवन IUI आप यू वॉक डाउन टू योर हाउस, यू वॉक डाउन टू योर ऑफिस, कैरी आउट योर रूटीन एक्टिविटीज़, और उसके बाद 14 डेज बाद एक सिंपल से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से वी कैन नो वेदर आर IUI हैज़ वर्कड और नॉट। IUI के फेलियर्स रेट इतने क्यों हैं? क्यों पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे जाना पड़ता है उसको? एटलीस्ट अगर हमने ट्रीटमेंट प्लान में IUI को रखा है तो एटलीस्ट 3 साइकिल से 4 साइकिल, जिससे हम अप टू 80% ऑफ दैट इंटरवेंशन, 100% ऑफ दैट इंटरवेंशन का रिजल्ट पता कर सकें। एक कंसेप्ट होता है क्यूमुलेटिव लाइव बर्थ। जब हम कोई भी साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ते हैं, किसी भी इंटरवेंशन का क्यूमुलेटिव लाइव बर्थ क्या रहा, यानी 3 से 4 बार की अटेम्प्ट के बाद उस इंटरवेंशन का 50% रिजल्ट रेट है, 60% है या 80% है, इस तरीके से बात की जाती है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिथ कि शायद डॉक्टर चेंज कर लें, शायद टेक्निकल एस्पेक्ट इन लोगों ने ध्यान नहीं रखा। बट अगर आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास हैं जिनका स्पेशलाइजेशन है फर्टिलिटी, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर टू डॉक्टर मे बी काउंसलिंग इज़ वन थिंग वेयर वी कैन सिट विद द पेशेंट एंड डू अनदर काउंसलिंग कि IUI में हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। IUI के फेलियर के कॉजेज़ बहुत हो सकते हैं। एज आई सेड कि IUI में हम स्पर्म प्रिपेयर करके क्लोज टू द ट्यूब रख रहे हैं, बट वी डोंट नो कि जो स्पर्म है वो ट्यूब के अंदर जब एग से मिल रहा है तो फर्टिलाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही, वो फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, डे 5 का एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस्ट जो वापस ट्यूब से आके यहाँ इम्प्लांट कर रहा है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इन IUI। तो वेयर एग्जैक्टली इज द फॉल्ट, it is very difficult to tell. That is why IUI has a limited success rate of around 18 to 25% per cycle, and we should definitely put it at least 3 to 4 cycles of IUI treatment. IVF का क्या सक्सेस रेट रहता है? जिन कपल्स को हम लोग IVF के लिए बताते हैं उनमें IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में, फर्टिलाइजेशन मतलब गैमीट्स, ओवम एंड स्पर्म को मिलाना।
तो ये हम लैब में करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। इसके लिए हमें एग्स को भी बाहर निकालना पड़ता है और स्पर्म को भी बाहर निकालना पड़ता है। तो एग्स को बाहर निकालने के लिए हम उनको मैच्योर्ड स्टेज में एग्स को बाहर निकालते हैं। अगेन कुछ दिनों के इंजेक्शंस हम देते हैं जिससे एग का साइज़ बढ़ता है और उसमें मैच्योरेशन आती है। जब एग्स का साइज़ अराउंड 18 to 20 मिलीमीटर हो जाता है, विच टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 डेज डिपेंडिंग अपॉन कपल टू कपल। उसके बाद हम अंडर एनेस्थीसिया बहुत ही थिन नीडल से वेजाइना के थ्रू एग्स को बाहर निकाल लेते हैं। उन एग्स को हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं और एक एक एग को स्पर्म जो हमने प्रोड्यूस किया है, अगेन उसको जो वॉश करके हमने कॉन्सेंट्रेट किया है, एक एक स्पर्म को 6600 टाइम्स मैग्नीफाई करके उनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देख के प्रॉपर तरीके से इंजेक्ट करते हैं, जिसको कहते हैं ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इससे हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद जो होता है वो लेबोरेटरी में ही हम उन्हें कल्चर मीडिया में रख देते हैं और फिर उनको डे 2, डे 3 और अगर डे 3 पे कुछ पैरामीटर्स जो एम्ब्रियो के होते हैं, जिसमें एम्ब्रियो में कितने सेल बने हैं, उन सेल्स में कितनी सिमेट्री है, उन सेल्स के अंदर कोई फ्रैगमेंटेशन तो नहीं है, एंड वेरियस अदर एम्ब्रियोलॉजिकल पैरामीटर्स देखते हैं और ग्रेडिंग करते हैं। यदि हमारे पास इनफ नंबर ऑफ डे 3 एम्ब्रियोज होते हैं तो हम कुछ सेल्स को आफ्टर डिस्कसिंग विद द पेशेंट डे 5 के कल्चर मीडिया में रखते हैं और उन्हें ब्लास्टोसिस तक ले जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि सक्सेस रेट क्या होता है। सी दिस डिपेंड्स अगेन ऑन द कपल्स बेसिक प्रॉब्लम। यंग एज के कपल्स हैं जिनमें बहुत अच्छी फर्टिलाइजेशन हुई है, बहुत अच्छी ग्रेडिंग के एम्ब्रियोज बने हैं और यूट्रस में भी हमने जो लाइनिंग, जो रिसेप्टिविटी तैयार की है वो अगर अच्छी है तो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% टेक होम बेबी रेट है। यानी 100 कपल्स का हम करें तो 70 जो कपल्स हैं वो प्रेग्नेंट भी होंगे और बेबी भी घर लेके जाएंगे। यहीं पर अगर हमारे पास कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, एंडोमेट्रियोसिस या इतनी पुअर क्वालिटी है स्पर्म की और एग की कि हमारे पास अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियो नहीं हैं, तो फिर ये रेट कम हो जाता है, सक्सेस रेट कम हो जाता है। वन थिंग विच इज़ स्टिल अंडर रिसर्च इज़ इम्प्लांटेशन। जब भी हम एम्ब्रियो को मदर की वूम्ब में रखते हैं तो एक बहुत ही डेलिकेट हार्मोनल एज वेल एज केमिकल रिएक्शन होती है between the mother and the baby cells. That final step of being pregnant is still under research and this is an enigma. This is a universe in itself and that is why अभी तक जो साइंस है वो सिर्फ 70% ऑफ प्रेगनेंसी रेट तक ही पहुंच पाई है। IVF के रिस्क और साइड इफ़ेक्ट? देखिए, IVF में जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं वो सब वाटर सोल्यूबल होती हैं। उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स जिनमें वाटर रिटेंशन से बॉडी हैवी फील होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस या माइग्रेन्स अगर होते हैं, पेशेंट को प्रीडिस्पोज्ड है, तो ये सब साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ट्रांजिएंट होते हैं और ये साइकिल जब हम ख़त्म करते हैं विदिन 2 to 4 days दैट सबसाइड। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स या कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो बाद में हों ऐसा नोटिस नहीं किया गया है। IVF के कुछ रिस्क भी होते हैं? IVF की रिस्क मदर पर या बेबी पर दोनों तरीके से हम डिस्कस करें तो मदर पर तो कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन एक जो मोस्ट कॉमन रिस्क है दैट इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी इज़ अ रियलिटी बिकॉज अगेन जब हम बेबीज़ मदर में रखते हैं एम्ब्रियोज़ को, हाउएवर ब्लास्टोसिस्ट मतलब डे 5 का एम्ब्रियो वो भी डुप्लीकेट हो जाता है कई केसेस में और हमको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स देखने मिलते हैं। सो येस, ट्विन्स 30% केसेस में IVF कंसीव प्रेगनेंसी में देखने मिलते हैं और ट्विन्स की डेफिनेटली सिंगलटन प्रेगनेंसी से ज़्यादा देख रेख करनी होती है, उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क भी ज़्यादा होते हैं।
फैमिली विद यू, यू वोंट रिग्रेट इट। एंड इसीलिए मैं बारी बारी कहती हूँ कि रिप्रोडक्टिव पता होना कि हम लोग किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग या ऊसाइड फ्रीजिंग करना या कुछ सम अपने लिए रखना शुरुआत से ही, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मे बी द फर्स्ट जॉब, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। एंड more and more awareness should be given, especially to the young couples, कि you might encounter fertility issues and that time such and so sum would be required. To all my patients, I would like to say, be aware, plan well. Infertility is not a disease as long as you're willing to fight it with me. All the best.